सबसे पहले आप लोग इन प्रश्नों को देख लीजिए जो टीआरई सेकंड के जूनियर में जिनका सब्जेक्ट हिस्ट्री 40 नंबर का था, उसमें देखिए यह पूछा गया पहला ही प्रश्न था। और देखिए यह जो प्रश्न आया है यह कक्षा 9 के एससीईआरटी जो बिहार बोर्ड का एससीईआरटी का बुक है उसी में से इतिहास का पहला ही चैप्टर है, जो चैप्टर का नाम है भौगोलिक खोजें। तो देखिए वहीं से यह पहला ही प्रश्न पूछा गया था। देखिए प्रश्न है कि कौन से यूरोपीय देशों ने भौगोलिक खोज प्रारंभ की जिससे अमेरिका, एशिया एवं अफ्रीका का औपनिवेशीकरण प्रारंभ हुआ। तो देखिए ऑप्शन दिया है कि पुर्तगाल एवं स्पेन, और बी दिया है फ्रांस एवं इंग्लैंड, और सी दिया है जर्मनी एवं इटली। और देखिए बाकी भी ऑप्शन दिया है, पहले आप लोग इसका प्रूफ देख लीजिए कहाँ पर यह प्रश्न दिया गया है। तो देखिए आप लोग यह क्लास 9th का जो इतिहास का बुक है पहला चैप्टर है, चैप्टर का नाम है भौगोलिक खोजें। तो देखिए उसमें से जो बनाया गया नोट्स है आप लोग इस नोट्स में देख लीजिए। तो देख सकते हैं आप लोग एससीईआरटी बिहार एससीईआरटी चैप्टर जो अध्याय पहला का है। तो यहाँ पर देखिए पहला यहाँ पर पॉइंट आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर देखिए लिखा है कि भौगोलिक खोजों का प्रारंभ करने वाले देश स्पेन एवं पुर्तगाल थे। अब आइए हम लोग देखते हैं कि किस ऑप्शन में जो है स्पेन एवं पुर्तगाल दिया, हम लोग उसको देखते हैं। इसका जो सही उत्तर होगा पहला ही ऑप्शन होगा पुर्तगाल एवं स्पेन। तो आप लोग देख सकते हैं कि यह जो पहला प्रश्न पूछा गया है यह कक्षा 9वीं के इतिहास के एससीईआरटी बुक के पहले चैप्टर से पूछा गया है। अब आइए हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न यहाँ पर दिया है कि प्रारंभिक भौगोलिक खोजों का परंपरागत मत क्या है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए दिया है कि आर्थिक कारण, बी दिया है नए क्षेत्रों की खोज, और देखिए सी दिया है ईसाई धर्मों का प्रचार, और देखिए डी दिया उपयुक्त में एक से अधिक। अब इसका आप लोग साक्ष्य देख लीजिए। तो आप लोग इसी नोट्स में नीचे यहाँ पर देख सकते हैं, हम आपको जो यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए आप लोग पॉइंट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा भौगोलिक खोजों के परिणाम। तो यहाँ पर देखिए पहला यहाँ पर दिया है कि व्यापार वाणिज्य पर प्रभाव, दूसरा देखिए दिया कि औपनिवेशक साम्राज्य का विकास, और देखिए तीसरा दिया है वाणिज्यवाद का विकास, और देखिए चौथा दिया है ईसाई धर्म एवं पश्चिमी सभ्यता का प्रसार। तो यहाँ पर देखिए धर्म का प्रचार आपको मिल गया एक ऑप्शन। फिर देखिए अगला यहाँ पर दिया कि दास व्यापार का विकास, और देखिए 6 यहाँ पर दिया है कि भ्रांतियों का अंत एवं भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि। अब आप लोग ऑप्शन पर आइए। ऑप्शन दिया है कि पहला ऑप्शन दिया है आर्थिक कारण, दूसरा दिया है कि नए क्षेत्रों की खोज जो हम लोग नोट्स में अभी देखे हैं दिया था, और देखिए सी दिया कि ईसाई धर्मों का प्रचार, देखिए अभी है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा उपयुक्त में एक से अधिक। तो आप लोग देख सकते हैं कि कक्षा 9वीं का जो है 9वीं का या किसी भी क्लास का यहाँ पर देखिए एससीईआरटी का बुक बीपीएससी एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जैसा आप लोग जानते हैं कि जो बीपीएससी टीआरई का एग्जाम हो रहा है इसमें कोई सिलेबस नहीं बताया गया है। सिलेबस यही लिखा है कि आप लोग एनसीईआरटी या एससीईआरटी किताबें पढ़ेंगे वहीं से प्रश्न पूछा जाएगा। और देखिए आप लोगों को हूबहू वहीं से भी प्रश्न देखने को मिल रहा है, इसलिए आप लोग एनसीईआरटी एससीईआरटी बुक जरूर पढ़िए। तो हम लोग देखिए 60 नोट्स के माध्यम से जो है इनको कवर करेंगे, जिससे आप लोग का काफ़ी टाइम बचेगा। देखिए दोस्तों मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, देखिए यह नोट्स जो बनाया गया है यह बहुत ही जल्दीबाजी में बनाया गया है, इसलिए आप लोग जो है इसके राइटिंग को मत देखिएगा। क्योंकि एक क्लास का नोट्स जो है 4-5 घंटे में ही इसको बनाया गया, तैयार किया गया है। यदि आप लोग कहेंगे तो इसका पीडीएफ जो है हम टाइप करा कर आप लोगों को दे देंगे, इसलिए आप लोग राइटिंग पर मत जाइएगा। तो पहले आप लोग पढ़िए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम आपको बताते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट जो हम आपको दिखा चुके हैं, देखिए लिखा है कि भौगोलिक खोजों का प्रारंभ करने वाले देश स्पेन एवं पुर्तगाल। याद रखिएगा कौन कौन थे, तो प्रारंभ करने वाले देश स्पेन एवं पुर्तगाल थे। और देखिए इस प्रतिस्पर्धा में धीरे धीरे पिछड़ते चले गए, और नए देशों जैसे इंग्लैंड, हॉलैंड, फ्रांस, तत्पश्चात जर्मनी को इस दिशा में अधिक सफलता मिली। तो सबसे पहले जो प्रारंभ करने वाले कौन देश थे, स्पेन एवं पुर्तगाल थे, और सर्वाधिक इसके बाद वो सब धीरे धीरे पिछड़ते चले गए। उसके बाद नए देश जैसे इंग्लैंड, हॉलैंड, फ्रांस, तत्पश्चात जर्मनी को इस दिशा में अधिक सफलता मिली भौगोलिक खोजों में। अगला देखिए अगला पॉइंट है यहाँ पर, देखिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए तीसरा प्रश्न यही है जो हम आपको दिखाने वाले थे। देखिए यदि आप लोग देखेंगे तो देखिए टीजीटी या पीजीटी में यह प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए लिखा है कि पुर्तगाली यात्री मार्को पोलो ने विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि एवं चीन के शासक कुबलई खां के दरबार के वैभव का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में किया। तो याद रखिएगा जो पुर्तगाली यात्री मार्को पोलो था उसने विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि और साथ में चीन के शासक कुबलई खां के दरबार के वैभव का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में किया है। आगे बढ़ते हैं। मध्यकालीन यूरोपीय इतिहास सामंती प्रवृत्तियों का काल था। तो याद रखिएगा मध्यकालीन यूरोपीय इतिहास सामंती प्रवृत्तियों का काल था। और देखिए दिशा सूचक यंत्र कंपास था जिसको कुतुबनुमा कहा जाता है। याद रखिए एग्जाम पूछ सकता है कि
कुतुबनुमा क्या है? तो देखिए कुतुबनुमा एक दिशा सूचक यंत्र है। 11वीं-12वीं शताब्दी में जेरूसलम जो आधुनिक इजराइल में स्थित है पर अधिकार, यहाँ पर देख सकते हैं अधिकार कब हो गया था? 11वीं-12वीं शताब्दी में जेरूसलम यानी इजराइल पर अधिकार हो गया था। और देखिए 15वीं शताब्दी के 5 दशक पूर्व तक यूरोप और एशिया के मध्य व्यापार कुस्तुनतुनिया के मार्ग से होता था। तो याद रखिएगा 15वीं शताब्दी के 5 दशक पूर्व तक यूरोप और एशिया के मध्य व्यापार कुस्तुनतुनिया के मार्ग से होता था। अब आगे देखिए आप लोग कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का यहाँ पर देखिए अधिकार हो जाता है, तब जाकर देखिए आप लोग पुनर्जागरण की शुरुआत होती है। देखिए 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने अधिकार कर लिया। याद रखिएगा तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कब कर लिया था? 1453 में। देखिए यह एग्जैक्ट लाइन एग्जाम में पूछा गया है। और देखिए एस्ट्रोलोब अक्षांश जानने का उपकरण। देखिए अब एग्जाम में यह भी पूछ सकता है कि एस्ट्रोलोब क्या है? तो एस्ट्रोलोब जो है यह अक्षांश जानने का उपकरण है। और देखिए कैरावल जो है हल्का और तेज चलने वाला एक जहाज है। याद रखिएगा कैरावल क्या है? हल्का और तेज चलने वाला जहाज है। आगे बढ़ते हैं। नए उपकरणों एवं साहस के बल पर यूरोपीय नाविकों ने अटलांटिक एवं भूमध्य सागर में अपने जहाज उतारे। याद रखिए पूछ सकता है किस सागर में लोग अपना जहाज उतारे थे? देखिए नए उपकरणों एवं साहस के बल पर यूरोपीय नाविकों ने अटलांटिक एवं भूमध्य सागर में अपने जहाज उतारे। और देखिए यह पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। 1488 ईस्वी में पुर्तगाली व्यापारी बार्थोलोमियो डियाज अफ्रीका के पश्चिमी तट होते हुए दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु उत्तर मासा अंतरीप यानी कि केप ऑफ गुड होप तक पहुंच गया। याद रखिएगा एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि 1488 ईस्वी में पुर्तगाली व्यापारी बार्थोलोमियो डियाज अफ्रीका के पश्चिमी तट होते हुए दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु उत्तर आसा अंतरीप यानी केप ऑफ गुड होप तक पहुंच गया था 1488 में। और देखिए 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज की गई। याद रखिएगा अमेरिका की जो खोज की गई थी 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा की गई थी। और देखिए 1498 में वास्को डी गामा ने भारत की खोज किया था। तो 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज किया था और 1498 में वास्को डी गामा ने भारत की खोज किया था। देखिए यहाँ पर यह नहीं मतलब होता है कि भारत का खोज किया, यहाँ पर यह हम लोग कह सकते हैं कि समुद्री मार्गों के रास्ते से भारत तक आने वाले जो है मार्ग की उन्होंने खोज किया था, यानी भारत की खोज नहीं किया था। आप लोग कह सकते हैं कि यूरोप से लेकर भारत तक आने वाले समुद्री मार्गों की उन्होंने खोज किया था। यहाँ पर देखिए लिखा है कि वास्को डी गामा भारत के मालाबार तट जो केरल के कालीकट तट है तक पहुँचा, जमोरिन ने उसका स्वागत किया। तो याद रखिएगा जब वास्को डी गामा भारत के मालाबार तट पर पहुँचा तब वहाँ पर उसका स्वागत जो किया था जमोरिन ने किया था। और देखिए भारत के व्यापारी अब्दुल मजीद, नाम याद रखिएगा, कि भेंट वास्को डी गामा से दक्षिण अफ्रीका में हुई तथा इसी के सहयोग से उसे भारत आने का सीधा मार्ग मिल गया। तो किसके सहयोग से भारत आने का मार्ग मिला था? अब्दुल मजीद एक भारत का व्यापारी था, उसी के सहयोग से जो है वह भारत आया था वास्को डी गामा। आगे बढ़ते हैं। वास्को डी गामा द्वारा भारत से लाए वस्तुओं को 26 गुना मुनाफे पर यूरोप बाजारों में बेचा। और देखिए वास्को डी गामा जो है वह भारत से लाए वस्तुओं को वह यदि वह 1 रुपया में बेचता था तो वह 26 रुपया में वहाँ पर मुनाफे पर भारतीय वस्तुओं को यूरोप में बेचता था। आगे बढ़ते हैं। यद्यपि कोलंबस ने अमेरिका को भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा समझा और यहाँ के निवासियों को रेड इंडियन कहा। तो याद रखिएगा एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि रेड इंडियन किन्हें कहा जाता है? तो देखिए अमेरिका वासियों को रेड इंडियन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। स्पेन के नाविक अमेरिगो वेस्पुची ने नई दुनिया को विस्तार से ढूंढा। याद रखिएगा स्पेन के नाविक अमेरिगो वेस्पुची ने नई दुनिया को विस्तार से ढूंढा। और देखिए इसी के नाम पर इस क्षेत्र का नाम अमेरिका पड़ा। एग्जाम पूछ सकता है कि अमेरिका किसके नाम पर पड़ा है? तो याद रखिएगा अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर। आगे बढ़ते हैं। 1519 ईस्वी में मैगलन ने पूरी दुनिया का चक्कर जहाज से लगा। देखिए एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। 1519 ईस्वी में मैगलन ने पूरी दुनिया का चक्कर जहाज से लगाया। और देखिए कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की, साथ ही न्यूजीलैंड के द्वीपों का भी पता लगा। याद रखिएगा कैप्टन कुक जो है ऑस्ट्रेलिया की खोज किया था और साथ में न्यूजीलैंड के द्वीपों का भी पता लगाया था। दोस्तों यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि और दोस्तों के पास यह वीडियो पहुँच सके। और यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को भी
सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखिए मैं बार बार नहीं कहता हूँ लाइक सब्सक्राइब के लिए, यदि आप लोगों को अच्छा लगेगा तो ज़रूर करेंगे। अगला हम लोग पॉइंट देखते हैं, सर जॉन और सेबास्टियन कैबोट ने न्यू फाउंडलैंड के द्वीपों का पता लगाया। ये भी याद रखिएगा, सर जॉन और सेबास्टियन कैबोट ने न्यू फाउंडलैंड के द्वीपों का पता लगाया। और देखिए पुर्तगाल के राजकुमार, याद रखिएगा, पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर तथा स्पेन की महारानी इसाबेला भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कौन? पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर और स्पेन की महारानी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अमेरिकी महाद्वीप को यूरोपियों द्वारा नई दुनिया कहा गया। तो अमेरिकी महाद्वीप को यूरोपियों द्वारा नई दुनिया कहा गया। एग्जाम पूछ सकता है कि नई दुनिया किसे कहा गया है, तो अमेरिकी महाद्वीप को, क्योंकि कोलंबस की यात्रा से पूर्व इसकी कोई जानकारी नहीं थी। अब हम लोग देख लेते हैं कि भौगोलिक खोजों के परिणाम, यानी जो भी भौगोलिक खोज हुए थे उनके क्या परिणाम निकले। तो देखिए पहला पॉइंट दिया है कि व्यापार वाणिज्य पर प्रभाव पड़ा, औपनिवेशिक साम्राज्य का विकास हुआ, वाणिज्यवाद का विकास हुआ, ईसाई धर्म एवं पश्चिमी सभ्यता का प्रसार हुआ, दास व्यापार का विकास हुआ और भ्रांतियों का अंत एवं भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि हुई। तो आप लोग इसको याद रखिए, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बना हुआ है और बन भी सकता है। अगला पॉइंट है कि पेरिस, लंदन, एम्स्टर्डम, एंटवर्प आदि शहर विश्वव्यापी बाजार के प्रमुख केंद्र बन गए और यूरोपीय व्यापार पर इटली का एकाधिकार हो गया। याद रखिएगा, यूरोपीय व्यापार पर किसका एकाधिकार हो गया था? इटली का एकाधिकार हो गया। और देखिए 80 वर्षों तक यूरोपीय अर्थव्यवस्था चांदी पर निर्भर रही थी। याद रखिए, एग्जाम में पूछ सकता है कि 80 वर्षों तक यूरोपीय अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर रही थी, तो वह चांदी पर निर्भर रही थी। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि भारत में यूरोपीय कंपनियों की स्थापना। देखिए पुर्तगालियों का आगमन 1498, ईस्ट इंडिया कंपनी 1600, डच का 1602, फ्रांसीसियों का 1664, डेनिश का 1616 और स्वीडिश का 1731। देखिए दूसरा अध्याय है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। और देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट दिया है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कारण। देखिए इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वह कथन में बना देता है, एक आध दो में, जैसे हमारे जो उपयुक्त में से जहाँ एक से अधिक क्वेश्चन सही रहता है वहाँ पर इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो लोग सबसे पहले देखेंगे कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कारण क्या थे। देखिए पहला पॉइंट दिया है कि उपनिवेशों में राजनीतिक स्वायत्तता का अभाव, दूसरा दिया है कि मध्यम वर्ग का उदय, तीसरा दिया भौगोलिक दूरी, चौथा दिया धार्मिक एवं सामाजिक व्यवस्था में मतभेद, पांचवा दिया सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव, और देखिए छठा दिया है कि प्रगति विरोधी आर्थिक नीति, सातवां दिया है लेखकों एवं प्रचारकों की भूमिका, और देखिए आठवां दिया है जॉर्ज तृतीय की निरंकुश नीति, और तात्कालिक कारण बोस्टन टी पार्टी। तो यहाँ पर जो तात्कालिक कारण है बोस्टन टी पार्टी। तो हम लोग क्या देखे हैं? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कारण देखे हैं, आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। उपनिवेशों के गवर्नर इंग्लैंड के राजा द्वारा मनोनीत किए जाते थे। याद रखिएगा, जो उपनिवेशों के जो गवर्नर होते थे वह इंग्लैंड के राजा द्वारा मनोनीत किए जाते थे। इंग्लैंड और अमेरिका की भौगोलिक दूरी काफ़ी अधिक थी। और देखिए ये दोनों क्षेत्र अटलांटिक महासागर के दो अलग अलग छोर पर थे। याद रखिएगा, इसे सागर को पूछ सकता है। तो इंग्लैंड और अमेरिका जो थे ये दोनों क्षेत्र अटलांटिक महासागर के दो अलग अलग छोर पर थे। ब्रिटिशवासी एंग्लिकन मत को मानते थे और चर्च के आधिपत्य में विश्वास करते थे। देखिए यह एक समझ सकते हैं आप लोग संप्रदाय है। तो आप लोग याद रखिएगा, जो ब्रिटिश विश्वासी होते थे वह एंग्लिकन मत मानते थे और चर्च के आधिपत्य में विश्वास करते थे। और देखिए जो अमेरिकी जनता है वह प्यूरिटन मतावलंबी थी। देखिए एग्जाम में पूछा गया कि प्यूरिटन क्या है। देखिए जो अमेरिकी जनता थी वह प्यूरिटन मतावलंबी थी। देखिए दोस्तों आप लोग नोट्स को जरा देखिएगा, इसमें राइटिंग तो उतना सही नहीं है, क्योंकि देखिए जो एक बुक यानी क्लास 9 का जो बुक है, पूरे बुक में से जो नोट्स तैयार किया गया है देखिए वह 4-5 घंटे में ही तैयार किया गया है, इसलिए थोड़ा जल्दबाजी में लिखा गया है। यदि आप लोग कहेंगे तो मैं इस नोट्स को जो है टाइप करा कर आप लोगों को टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दूंगा, तो इसलिए आप लोग थोड़ा इसको देखकर ध्यान से पढ़ते रहिएगा। बाकी मैं यहाँ पर समझा भी दे रहा हूँ, तो आप लोगों को पढ़ने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए अगला पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड एवं फ्रांस में 1756 से 1763 ईस्वी के बीच हुआ था। याद रखिएगा, तो एग्जाम में यह पूछा गया प्रश्न है। जो सप्तवर्षीय युद्ध था देखिए इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में 1756 से लेके 73 के बीच हुआ। और देखिए इस युद्ध में फ्रांस की हार हुई, ये भी याद रखिएगा। जो सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था इसमें फ्रांस की हार हुई थी। और देखिए प्रोफेसर पोलार्ड ने क्या कहा है, फ्रांस की पराजय ने अमेरिका वासियों की स्वतंत्रता की इच्छा को भड़काया। तो देखिए एग्जाम में पूछ सकता है कि यह कथन किसका है, तो प्रोफेसर पोलार्ड ने कहा है कि फ्रांस की पराजय ने अमेरिका वासियों की स्वतंत्रता की इच्छा को भड़काया है।
आगे बढ़ते हैं। सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड की काफ़ी आर्थिक क्षति हुई थी। क्षतिपूर्ति के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने 1765 ईस्वी में स्टाम्प एक्ट पारित कर दिया। देखिए एग्जाम में पूछा गया कि स्टाम्प एक्ट कब पारित किया गया था, तो याद रखिएगा क्षतिपूर्ति के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने 1765 ईस्वी में स्टाम्प एक्ट पारित कर दिया, जिसके अनुसार सभी अदालती कागजों, अखबारों आदि पर 20 सीलिंग का स्टाम्प लगाना अनिवार्य था। याद रखिएगा कितने सीलिंग का, तो 20 सीलिंग एक्ट जो स्टाम्प लगाना अनिवार्य हो गया था। और देखिए याद रखिएगा कि जो यह स्टाम्प एक्ट है जो पारित किया गया था 1765 में पारित किया गया था। एग्जाम में पूछा गया है। 1767 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने उपभोक्ता वस्तुओं पर कर लगाया, और देखिए ये वस्तुएं थी कागज, शीशा, चाय एवं रोगन। तो देखिए इन वस्तुओं पर 1767 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने उपभोक्ता वस्तुओं पर कर लगा दिया था। और देखिए सैमुअल एडम्स ने देखिए यह नारा दिया था कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा दिया था। याद रखिएगा एग्जाम में पूछा गया है, पूछ भी सकता है। सैमुअल एडम्सन क्या कहा है यहाँ पर देखिए, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, यह जो नारा दिया है सैमुअल एडम्स के द्वारा कहा गया है। 1776 ईस्वी में टॉमस पेन की लघु पत्रिका कॉमन सेंस प्रकाशित हुई। देखिए याद रखिएगा इसको, 1776 ईस्वी में टॉमस पेन की लघु पत्रिका कॉमन सेंस प्रकाशित हुई। और अगला पॉइंट है कि इंग्लैंड के शासक जॉर्ज तृतीय ने सत्ता संभालते ही अमेरिकी उपनिवेश के प्रति निरंकुश नीति अपनाई। तो याद रखिएगा इंग्लैंड के जो शासक थे जॉर्ज तृतीय जो थे, जो ही उन्होंने सत्ता संभाला त्यों ही वो अमेरिका उपनिवेश के प्रति निरंकुश नीति अपनाने लगे। और देखिए उसकी यह नीति इंग्लैंड में भी अलोकप्रिय थी, यानी इंग्लैंड के लोग भी उसके यानी अपने ही जो वहाँ के शासक थे उससे जो लोग थे वह नाखुश थे। वो जॉर्ज तृतीय के जो नीति थी। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 1773 ईस्वी में चाय कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से सीधे अमेरिका चाय भेजने का एक अधिकार प्रदान किया गया। कब? 1773 ईस्वी में। जब चाय से लदा हुआ जहाज अमेरिका के बोस्टन बंदरगाह पर पहुंचा तो वहां के कुछ नागरिक आदिवासियों, देखिए जिन्हें रेड इंडियन कहा जाता था, जैसे कपड़े पहने उस जहाज पर पहुंचे और वे चाय की सभी पेटियां समुद्र में फेंक दिए। इस घटना को बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। देखिए एग्जाम में पूछा गया है। अब देखिए जो ही यह री एग्जाम हुआ है TRE 3 का, उसमें देखिए जूनियर में यह प्रश्न पूछा गया था इतिहास में कि बोस्टन टी पार्टी की घटना कब घटी थी। तो याद रखिएगा बोस्टन टी पार्टी की जो घटना घटी थी वह 1773 ईस्वी में घटी थी। आगे बढ़ते हैं। 5 सितंबर 1774 ईस्वी को 13 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों का फिलाडेल्फिया शहर में एक महादेशी सम्मेलन आयोजित किया गया। शहर याद रखिएगा आप लोग। तो 5 सितंबर 1774 ईस्वी को 13 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों का फिलाडेल्फिया शहर में एक महादेशीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें ब्रिटिश कानूनों का विरोध तथा व्यापार के बहिष्कार का निर्णय हुआ। आगे बढ़ते हैं। 18 अप्रैल 1775 को ब्रिटिश सेना तथा उपनिवेशवासियों के बीच लेक्सिंगटन में प्रथम संघर्ष हुआ। कहाँ पर? लेक्सिंगटन में प्रथम संघर्ष हुआ। इसके पश्चात 4 जुलाई 1776 ईस्वी में फिलाडेल्फिया में दूसरा महादेशीय सम्मेलन आयोजित हुआ। इस समय टॉमस जेफरसन द्वारा तैयार किया गया स्वतंत्रता का घोषणा पत्र। देखिए एग्जाम में भी पूछ सकता है कि स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो टॉमस जेफरसन के द्वारा जारी किया गया तथा जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिकी उपनिवेश का सेनापति नियुक्त किया गया। याद रखिएगा जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिकी उपनिवेश का सेनापति नियुक्त किया गया। 3 फरवरी 1783 को पेरिस की संधि द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम समाप्त हुआ। देखिए एग्जाम में यह प्रश्न पूछ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 3 फरवरी 1783 को पेरिस की संधि द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम समाप्त हुआ तथा 1787 ईस्वी में संविधान का निर्माण हुआ, जो 1789 ईस्वी में लागू हुआ। देखिए एग्जाम पूछ सकता है कि अमेरिका का जो संविधान कब लागू हुआ था। तो 1789 में लागू हुआ। और देखिए यह निर्माण कब इसका हुआ था। तो 1787 में। जॉर्ज वाशिंगटन को प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। जब देखिए वहाँ पर संविधान बन गया तो जॉर्ज वाशिंगटन को जो है प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया था। तो याद रखिएगा जो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने वह जॉर्ज वाशिंगटन बने थे। एडम स्मिथ के लेसेज फेयर मुक्त व्यापार। देखिए यह पुस्तक है एडम स्मिथ का, आप लोग याद रखिएगा। तो एडम स्मिथ का जो पुस्तक है लेसेज फेयर है। तो देख सकते हैं आप लोग शॉर्ट नोट्स के माध्यम से जो है कम टाइम में हम लोग जल्दी से SCERT को कवर कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटेन की हार का दोष जॉर्ज तृतीय तथा उसके मंत्रियों पर पड़ा। तो ये भी पूछ सकता है कि ब्रिटेन की हार का दोष किस पर पड़ा था। तो जॉर्ज तृतीय तथा उसके मंत्रियों पर पड़ा।
देखिए यहाँ पर पहले नंबर दिया है कि ए नंबर दिया है, तानाशाह बनने का जॉर्ज तृतीय का सपना चूर हो गया और लॉर्ड नॉर्थ का मंत्रिमंडल बर्खास्त कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। आयरलैंड की संसद को लगभग स्वतंत्र जो स्थान प्राप्त हुआ वो 1782 में हुआ था। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैथोलिक आयरिश लोगों को मताधिकार जो मिला था 1793 में मिला था। आयरिश संसद वेस्टमिंस्टर संसद यहाँ पर देखिए से जुड़ा 1800 ईस्वी में। और आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने फ्रांस को भी प्रभावित किया। इस संग्राम में लाफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सैनिकों ने भाग लिया, याद रखिएगा। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने फ्रांस को भी प्रभावित किया। इस संग्राम में लाफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सैनिकों ने भाग लिया था। देखिए लाफायते के बारे में हम लोग अगला जब चैप्टर पढ़ेंगे, फ्रांसीसी क्रांति, हम लोग उसमें पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका में 1789 ईस्वी में लागू किया गया, याद रखिएगा आप लोग, ईटा में पूछा गया प्रश्न है। विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका में 1789 ईस्वी में लागू किया गया, जिसमें महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिला तथा उत्तराधिकार कानून को न्यायसंगत बनाया गया। अमेरिका गणतंत्र बना तथा वहाँ मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की मान्यता मिला, ये भी आप लोग याद रखिएगा। बेस के मताधिकार लागू नहीं हुआ तथा स्त्रियों को भी मताधिकार से वंचित रखा गया। मताधिकार का आधार संपत्ति को बनाया गया जो अनुचित था। देख सकते हैं आप लोग अमेरिका जैसे देशों में इस प्रकार का हाल था संविधान बनाने में। तीसरा चैप्टर है फ्रांस की क्रांति, हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। पहला पॉइंट दिया है कि 1789 की फ्रांस की क्रांति यूरोप के इतिहास में एक युगांतरी घटना घटी। याद रखिएगा जो फ्रांस की क्रांति कब शुरुआत हुई थी, 1789 में। इस क्रांति में फ्रांस में राजतंत्र को समाप्त कर सामाजिक व्यवस्था के नए विचारों, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व तथा मानव अधिकार के नए सिद्धांतों, आदमी स्वतंत्र पैदा होता है, यह सब देखिए उसने दिया है। तो देखिए दोस्तों आप लोग इस जो है राइटिंग पर मत जाइएगा, क्योंकि जैसे मान लीजिए आप लोग क्लास 9th का बुक था, उस सभी बुक से जो नोट्स तैयार किया गया है यह देखिए 4-5 घंटे में ही तैयार किया गया है, इसलिए आप लोग राइटिंग में मत जाइएगा। यदि आप लोग कहेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप लोगों को दे दूंगा PDF जो टाइप वाला, उसको आप लोग लेकर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट हम लोग देखे हैं, लिखा है कि देखिए एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है कि स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व किस देश से संबंधित है। तो देखिए ये फ्रांस की क्रांति से संबंधित है। और देखिए इसने यह भी कहा है कि मानव अधिकार के जो नए सिद्धांत, जैसे देखिए आदमी स्वतंत्र पैदा होता है, ये सब फ्रांस से ही संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। 1776 ईस्वी में अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम और 1783 ईस्वी में ब्रिटेन के विरुद्ध उसके उपनिवेशों की स्वाधीनता ने फ्रांस की पुरातन व्यवस्था को समाप्त कर स्वतंत्र विचार वाले समाज की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। कौन? एक देखिए अमेरिका और देखिए एक जो है ब्रिटेन के विरुद्ध, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अगला पॉइंट है कि फ्रांस में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। आप लोग देख सकते हैं जो है पहले फ्रांस में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। बूर्बो राजवंश के लुई 14वें के शासनकाल में साम्राज्य की प्रतिष्ठा उच्च शिखर पर थी, लेकिन उसके बाद के शासक अयोग्य सिद्ध हुए। सन 1774 ईस्वी में लुई 16वां गद्दी पर बैठा, जो अत्यधिक निरंकुश, फिजूल खर्ची एवं अयोग्य था। तो देखिए इसके पहले जो लोग थे वो लोग सही थे, लेकिन जब देखिए याद रखिएगा पूछ लेगा एग्जाम में कि जो यह लुई 16वां है यह किस राजवंश से संबंधित है, तो आप लोग याद रखिएगा ये जो संबंधित है बूर्बो वंश से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। उसकी पत्नी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंतोनेट थी। तो देखिए जो लुई 16वां था उसकी जो पत्नी थी वह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंतोनेट थी। राजस्व का 9% हिस्सा फिजूल खर्च पर व्यय होता था। देखिए एग्जाम यही पूछ सकता है कि राजस्व का कितने प्रतिशत हिस्सा फिजूल खर्च पर व्यय होता था। तो देखिए कुल 9% हिस्सा जो था वो फिजूल खर्च पर व्यय होता था। लुई 16वें के शासनकाल में अमेरिका के 13 उपनिवेशों को ब्रिटेन से आज़ाद कराने में फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे, देखिए जो तत्कालीन फ्रांस की मुद्रा थी वह देखिए लिब्रे जो एग्जाम में पूछा गया है कि यह जो है फ्रांस की मुद्रा है, जिसे देखिए 1794 में इसको समाप्त कर दिया गया था। आप लोग इसे भी याद रखिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है कि लुई 16वें के शासनकाल में अमेरिका के 13 उपनिवेशों को ब्रिटेन से आज़ाद कराने में फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे से भी अधिक का कर्ज बढ़ गया था।
स्टेट्स जनरल संसदीय संस्था थी। याद रखिएगा, जो स्टेट्स जनरल थी या संसदीय संस्था थी 1614 ईस्वी के बाद 175 वर्षों तक इसकी कोई बैठक नहीं हुई थी। जो स्टेट जनरल थी, जो संसदीय व्यवस्था थी, एक संस्था थी, देखिए 1614 ईस्वी के बाद 175 वर्षों तक इसकी कोई बैठक नहीं हुई थी। लुई 14वें देखिए यह कहा करता था कि मैं ही राज्य हूँ। देखिए एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, देखिए पूछ भी सकता है कि यह किसका कथन है, कौन का है, मैं ही राज्य हूँ। तो देखिए यह लुई 14वां द्वारा यह कहा गया है। राजा की निरंकुशता एवं स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाने के लिए फ्रांस में पार्लमा नामक संस्था थी, जिसकी संख्या 17 थी और जिसका गठन न्यायालय के रूप में किया गया था। याद रखिएगा आप लोग। और देखिए न्यायाधीश का पद कुलीन वर्ग के लिए सुरक्षित होता था और ये पद वंशानुक्रम था। तो न्यायाधीश का जो पद होता था वह कुलीन वर्ग के लिए सुरक्षित होता था और ये पद वंशानुक्रम था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति फ्रांसीसी क्रांति की सबसे बड़ी बुराई थी। 1789 ईस्वी तक आते आते जनसाधारण शासन में भाग लेने के लिए उतावला होने लगे। 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट्स में बटा था। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है। 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट्स में बटा हुआ था। देखिए प्रथम स्टेट में पादरी थे, जिनकी संख्या 1,30,000 थी। तो लोग याद रखिएगा, जो फ्रांसीसी समाज था वह 3 स्टेट में बटा था। देखिए एक पादरी वर्ग था, एक कुलीन था, देखिए एक जो था वह जितने भी किसान वर्ग थे, शिक्षक वर्ग थे, बाकी लोग सभी उसमें आते थे। तो देखिए प्रथम स्टेट में पादरी थे और देखिए दूसरे स्टेट में अभिजात वर्ग, जिसमें 80,000 परिवार या 40 लाख व्यक्ति थे। ये दोनों वर्ग करों से मुक्त थे। देखिए एग्जाम में पूछ सकता है कि जो फ्रांसीसी जो समाज था, जो 3 भागों में विभाजित था, तो उसमें से कौन से जो 2 समाज वाले थे वो करों से मुक्त थे। तो याद रखिएगा, जो प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग वाले थे और देखिए दूसरे स्टेट में जो कुलीन वाले लोग थे, ये लोग जो होते थे करों से मुक्त थे। और देखिए उस समय फ्रांस की जनसंख्या लगभग 2.5 करोड़ थी। ये भी आप लोग याद रखिएगा। फ्रांस की कुल भूमि का 40% इन्हीं के पास, यानी जो 2 स्टेट लोग होते थे, फ्रांस की कुल भूमि का 40% इन्हीं के पास था। और 90% जनता तीसरी स्टेट में थी, जिनमें देखिए जिनको कोई भी विशेषाधिकार प्राप्त नहीं था। ये अपने स्वामी की सेवा, घर एवं खेतों में काम करते थे। और देखिए तीसरे स्टेट में ही डॉक्टर, वकील, जज, अध्यापक, व्यापारी, शिक्षक, लेखक, शिल्पी एवं मजदूर आदि शामिल थे। आगे बढ़ते हैं। जो शहरी क्षेत्र में रहते थे, यह वर्ग मध्यम वर्ग कहलाता था, जिन्होंने फ्रांस की क्रांति में अहम भूमिका निभाई। तो देखिए यही लोग थे जो विरोध किए थे फ्रांसीसी क्रांति में। और देखिए मध्यम लोग सबसे अधिक असंतोष थे, अभी याद रखिएगा। राज्य में सभी बड़े पद कुलीनों के लिए थे, यानी जो 3 स्टेट था, एक देखिए कुलीन वर्ग था, पादरी वर्ग था, और देखिए एक जो था यह साधारण वर्ग, जो तीसरे स्टेट में आते थे। उनका मानना था कि सामाजिक ओहदे का आधार योग्यता होना चाहिए, न कि वंश। तो देखिए वो सब वंशानुक्रम को जो है महत्व देते थे। मध्यम वर्ग के साथ कुलीन वर्ग के लोग बहुत बुरा और असमानता का व्यवहार करते थे। इसी वजह से फ्रांस की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण नारा समानता था। याद रखिएगा, जो समानता था यह फ्रांस की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण नारा था, जिसे मध्यम वर्ग ने आगाज किया। फ्रांसीसी समाज में कृषकों की स्थिति सबसे दयनीय थी। उन्हें अनेक प्रकार का कर देना पड़ता था। क्रांति के पूर्व फ्रांस में कुलीन लड़ते थे, पुजारी पूजा करते थे और जनसाधारण उनका खर्च जुटाते थे। प्रत्येक 5 या 6 वर्ष बाद फ्रांस की सरकार पूंजीपतियों को कर वसूलने का ठेका देती थी, जिन्हें टैक्स फार्मर कहा जाता था। याद रखिएगा, प्रत्येक 5 या 6 वर्ष बाद फ्रांस की सरकार पूंजीपतियों को कर वसूलने का ठेका देती थी, जिन्हें टैक्स फार्मर कहे जाते थे। किसानों को भूमि कर टेले चुकाना पड़ता। देखिए जो टेले था यह भूमि कर था। इसके अलावा टीथे नामक धार्मिक कर भी इन्हें चर्च को देना पड़ता था। देखिए कहीं टाइद जहाँ लिखा रहेगा तो समझिए वह धार्मिक कर था। देखिए एक है टीथे जो है, यह देखिए टेले लिखा है, यह जो था यह किसानों को भूमि कर के रूप में चुकाना पड़ता था। और देखिए ये पूछा गया एग्जाम में कि टाइद या किस प्रकार का कर है, तो देखिए एक धार्मिक कर था। फ्रांस के सैनिकों में भी बहुत अधिक असंतोष था। सैनिक के पद पर किसानों को बहाल किया जाता था। कम वेतन, कठोर अनुशासन और खराब भोजन आदि से वे रुष्ट रहते थे। सेना के निम्न पदों पर उनकी नियुक्ति होती थी। लेटर्स द कैचेट फ्रांस में बिना अभियोग के गिरफ्तारी वारंट होता था। देखिए एग्जाम में यह पूछ सकता है कि लेटर्स द कैचेट क्या है, तो देखिए फ्रांस में बिना अभियोग के गिरफ्तारी वारंट होता था।
देश के विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 400 कानून लागू थे। फ्रांसीसी बुद्धिजीवियों ने फ्रांस में बौद्धिक आंदोलन का सूत्रपात किया। इनमें प्रमुख मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर और रूसो। याद रखिएगा, जो यहाँ पर जो बुद्धिजीवी हैं इनका नाम पूछा गया एग्जाम में, तो मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर और रूसो ये सब प्रमुख थे। मॉन्टेस्क्यू ने अपने पुस्तकें विधि की आत्मा, तो आप लोग याद रखिएगा यह मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक है विधि की आत्मा, में सरकार के 3 अंगों कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को अलग अलग करने का सिद्धांत दिया है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद एग्जाम पूछ सकता है कि वह कौन सा जो है बुद्धिजीवी है या लेखक है जिसने अपने जो है कौन सा सुझाव दिया था यहाँ पर, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को अलग अलग रखने का सिद्धांत किसने दिया था, तो मॉन्टेस्क्यू की जो पुस्तक है विधि की आत्मा। देखिए स्पिरिट ऑफ द लॉ इसे कुछ इसका बुक है, हिंदी में याद रखिएगा विधि की आत्मा। आगे बढ़ते हैं। वॉल्टेयर ने चर्च, समाज और राजतंत्र के दोषों का पर्दाफाश किया। मॉन्टेस्क्यू और वॉल्टेयर सुधार चाहते थे, परंतु रूसो पूर्ण परिवर्तन चाहता था। उसने अपने प्रसिद्ध पुस्तक, याद रखिएगा, सामाजिक संविदा यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है रूसो का पुस्तक है, में राज्य को व्यक्ति द्वारा निर्मित संस्था और सामान्य इच्छा को संप्रभु माना है। दिदरो के बृहत ज्ञानकोश यानी कि देखिए इनक्लोसाइपीडिया के लेखों ने फ्रांस में क्रांतिकारी विचारों का प्रचार किया। तो दिदरो का क्या है, बृहत ज्ञानकोश यानी कि इनक्लोपीडिया है, इसका इंसाइक्लोपीडिया है। आगे बढ़ते हैं। फ्रांस में क्वेजनो एवं तुर्को जैसे अर्थशास्त्रियों ने समाज में आर्थिक शोषण एवं आर्थिक नियंत्रण की आलोचना करते हुए मुक्त व्यापार का समर्थन किया। 1688 ईस्वी में इंग्लैंड की महान क्रांति एवं उसके द्वारा वैधानिक शासन की स्थापना ने फ्रांस में भी राजनीतिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में लाफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने इंग्लैंड के विरुद्ध भाग लिया था, ये भी याद रखिएगा। तो अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में लाफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने इंग्लैंड के विरुद्ध भाग लिया था। 1789 ईस्वी में लुई 16वां को धन की आवश्यकता हुई। 5 मई 1789 को उसने स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई। याद रखिएगा 5 मई 1789 को उसने स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई। इसमें प्रथम एवं द्वितीय स्टेट्स के क्रमशः 300 प्रतिनिधि एवं तृतीय स्टेट्स के 600 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसमें टेनिस कोर्ट शपथ, देखिए एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है टेनिस कोर्ट शपथ, देखिए 5 मई 1789 को। 14 जुलाई 1789 ईस्वी का क्रांतिकारियों ने पेरिस स्थित राज्य के कारगिल बैस्टिल को घेर लिया। कब? 14 जुलाई 1789 को। और देखियो फ्रांस में 14 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो फ्रांस में 14 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और देखिए 14 जुलाई 1789 के बाद लुई 16वां नाम मात्र के लिए राजा बना रहा एवं नेशनल असेंबली देश के लिए अधिनियम बनाने लगी। इस सभा ने 27 अगस्त 1789 को मानव और नागरिक के अधिकार को स्वीकार किया, ये भी याद रखिएगा। सन 1791 ईस्वी में नेशनल असेंबली ने संविधान का प्रारूप तैयार कर लिया। कब? तो 1791 में नेशनल असेंबली ने संविधान का प्रारूप तैयार कर लिया, जिसमें शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया गया। इस तरह फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ऑस्ट्रिया प्रसा तथा सेवाय के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। आगे बढ़ते हैं। आलोचकों में प्रमुख जैकोबिन क्लब के सदस्य थे, जिसमें छोटे दुकानदार, कारीगर, घड़ीसाज, नौकर एवं दिहाड़ी मजदूर आदि शामिल थे। तो जो देखिए जो जैकोबिन क्लब बनाया गया था उसमें जो सदस्य लोग थे वह छोटे दुकानदार, कारीगर, घड़ीसाज, नौकर एवं दिहाड़ी मजदूर आदि शामिल थे। जैकोबिन क्लब पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकब के नाम पर रखा गया, तो ये भी याद रखिएगा, जिसका नेता मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर था। रॉबेस्पियर वामपंथी विचारधारा का समर्थक था। रॉबेस्पियर प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का पोषक था। आगे बढ़ते हैं। 21 वर्ष से अधिक उम्र वालों को मतदान का अधिकार देकर चुनाव कराया गया। 21 सितंबर 1792 को नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन नाम दिया गया तथा राजा की सत्ता को समाप्त कर दिया गया। देशद्रोह के अपराध में लुई 16वें पर मुकदमा चलाया गया और 21 जनवरी 1793 को उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया, ये भी याद रखिएगा। तो लुई 16वां को जो फांसी दिया गया था 21 जनवरी 1793 को, और बाद में मेरी एंटोनेट का भी फांसी दे दिया गया, उसको भी, उसकी पत्नी जो थी जो बहुत खर्चीली थी।
कन्वेंशन द्वारा राष्ट्र की एकमात्र भाषा फ्रेंच घोषित की, ये भी याद रखिएगा। जो कन्वेंशन था, जो वो नेशनल असेंबली बनी थी, उसकी जो एकमात्र भाषा जो थी वो फ्रेंच घोषित की गई थी। फ्रांस का नया कैलेंडर 22 सितंबर 1792 को लागू किया गया था। रॉबेस्पियर को जुलाई 1794 में उसे मृत्युदंड दिया गया, भी याद रखिएगा, जो जैकोबिन क्लब से संबंधित था। उसके बाद 1795 ईस्वी में नया संविधान बनाया गया, जिसने फ्रांस में गणतांत्रिक शासन की शुरुआत की। नेपोलियन बोनापार्ट ने स्वयं को इस गणराज्य का प्रधान घोषित कर अपनी विधि संहिता लागू किया। कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। देखिए दोस्तों, यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। सन 1848 ईस्वी में अंतिम रूप से फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन किया गया। तो याद रखिएगा, दास प्रथा का जो उन्मूलन किया गया था 1848 में किया गया था। ब्रूमेयर थर्मिडार फ्रांस की राष्ट्रीय कैलेंडर, ये भी याद रखिएगा। ब्रूमेयर थर्मिडार फ्रांस की राष्ट्रीय कैलेंडर है। ओलंप दे गूज ने द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन नामक संस्था का गठन किया। 1946 में फ्रांस की महिलाओं ने मताधिकार प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। कब प्राप्त की थी? तो 1946 में। 1832 ईस्वी में इंग्लैंड में संसदीय सुधार अधिनियम पारित हुआ। इतिहासकारों ने 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति को एक बुर्जुआई यानी मध्यम वर्गीय क्रांति का, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। 4 अगस्त 1789 को नेशनल असेंबली द्वारा सामंतवाद की समाप्ति हो गई, भी याद रखिएगा। सामंतवाद की जो समाप्ति हुई थी 4 अगस्त 1789 को हुई थी। चौथा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है विश्व युद्धों की इतिहास। पहला देखिए पॉइंट लिखा है कि प्रथम विश्व युद्ध। देखिए समय दिया कि 1914 से लेकर 18 तक चला। 1914 ईस्वी तक जर्मनी औद्योगिक क्षेत्र में काफ़ी प्रगति कर चुका था। वह ब्रिटेन और फ्रांस को भी काफ़ी पीछे छोड़ चुका था। तो देख सकते हैं 1914 ईस्वी तक जर्मनी औद्योगिक क्षेत्र में काफ़ी प्रगति कर चुका था। वह ब्रिटेन और फ्रांस को भी काफ़ी पीछे छोड़ चुका था। आगे बढ़ते हैं। जर्मनी ने तुर्की के सुल्तान से बर्लिन से बगदाद तक रेलवे लाइन बिछाने की योजना पर स्वीकृति चाहिए। देखिए एक एक लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हम जो है नोट्स के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। जर्मनी की इस योजना का फ्रांस तथा रूस ने विरोध किया। 1905 में रूस जापान युद्ध हुआ, याद रखिएगा आप लोग। 1905 में रूस जापान युद्ध हुआ। आगे बढ़ते हैं। तुर्की साम्राज्य तथा ऑस्ट्रिया हंगरी में अधिकांश निवासी स्लाव जात के थे, ये भी याद रखिएगा आप लोग। तुर्की साम्राज्य तथा ऑस्ट्रिया हंगरी में अधिकांश निवासी जो थे वह स्लाव जात के थे। देखिए दोस्तों, आप लोग राइटिंग में मत जाइएगा, क्योंकि देखिए जैसे मान लीजिए यदि आप लोग क्लास 9th का जैसे बुक है तो उस बुक के सभी चैप्टर से जो नोट्स बनाया गया है, देख सकते हैं आप लोग 4-5 घंटे में बनाया गया है। इससे थोड़ा राइटिंग आप लोगों को सही नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन हम व्याख्या कर देंगे, आप लोग समझ जाएंगे। और यदि आप लोगों को जो है PDF चाहिए तो मैं PDF जो है टाइप करा कर आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से पढ़िए, राइटिंग में मत जाइएगा। फ्रांस, जर्मनी आदि प्रमुख यूरोपीय देश अपनी राष्ट्रीय आय का लगभग 85% सैनिक तैयारियों पर व्यय कर रहे थे। 1913 से 14 ईस्वी में फ्रांस के पास लगभग 8 लाख, जर्मनी में 7,60,000 और रूस में 15 लाख अस्थायी सेना थी। तो आप लोग देख सकते हैं। 1912 में जर्मनी ने इम्परेटर नामक जहाज बनाया, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। 1912 में जर्मनी ने इम्परेटर नामक जहाज बनाया, जो उस समय का सबसे बड़ा जहाज था। एग्जाम में देखिए ये पूछ सकता है। इस प्रकार जर्मनी इंग्लैंड के बाद दूसरा शक्तिशाली राष्ट्र बन गया। यूरोप में गुटबंदी का जन्मदाता जर्मनी के चांसलर बिस्मार्क को माना जाता है, ये भी याद रखिएगा। यूरोप में गुटबंदी का जन्मदाता जर्मनी के चांसलर बिस्मार्क को माना जाता है। उसने 1879 में ऑस्ट्रिया के साथ द्वैध संधि की, याद रखिएगा। उसने 1879 में ऑस्ट्रिया के साथ द्वैध संधि की। 1882 ईस्वी में एक त्रिगुट बना, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली शामिल हुए। यह त्रिगुट बिस्मार्क ने फ्रांस के विरुद्ध बनाई थी, याद रखिएगा। यह बिस्मार्क बनाया था, फ्रांस के विरुद्ध है। इस त्रिगुट के विरोध में फ्रांस, रूस और ब्रिटेन ने 1907 ईस्वी में एक त्रिदेशीय संधि बनाई। 1911 ईस्वी में फ्रांस ने मोरक्को के अधिकांश भाग पर अधिकार कर लिया। 1904 ईस्वी में ऑस्ट्रिया ने तुर्की पर अपना अधिकार जमा लिया। सब याद रखिएगा पॉइंट को। रूस ने ऑस्ट्रिया को युद्ध छोड़ने की धमकी दी। जर्मनी का चांसलर बिस्मार्क फ्रांस को पंगु बना देना चाहता था। देखिए एग्जाम पूछ सकता है कि वह कौन था जो फ्रांस को पंगु बना देना चाहता था। देखिए जर्मनी का चांसलर बिस्मार्क था। जर्मनी ने फ्रांस के धनी प्रदेश अल्सास था लारेन पर अपना अधिकार कर लिया। याद रखिएगा, जो जर्मनी जो था वह फ्रांस के जो धनी प्रदेश थे अल्सास तथा लारेन पर जो है अपना अधिकार कर लिया था।
28 जून 1914 की आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी साराजेवो में हत्या हो गई। याद रखिएगा 28 जून 1914 को आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी साराजेवो में हत्या हो गई। किसका? तो आर्क ड्यूक का, यहाँ पर देख सकते हैं। 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। 1917 में रूस युद्ध से अलग हो गया। देखिए एग्जाम में पूछा गया है कि कौन है जो प्रथम विश्व युद्ध में अलग हो गया था, तो याद रखिएगा 1917 में रूस जो था वो युद्ध से अलग हो गया। बोल्शेविक सरकार के नेता लेनिन थे। याद रखिएगा बोल्शेविक सरकार के नेता लेनिन थे। 1918 में रूस जर्मनी में एक शांति संधि हुई और रूस युद्ध से पूर्णतः अलग हो गया। लुसितानिया नामक जहाज को जर्मनी ने डुबा दिया। अमेरिका ने 6 अप्रैल 1917 को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। और देखिए 3 नवंबर 1918 को ऑस्ट्रिया तथा हंगरी के सम्राट ने आत्मसमर्पण कर दिया। जर्मन सम्राट कैसर विलियम द्वितीय पलायन कर हालैंड चल गया। 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर किए और इस युद्ध की समाप्ति हुई। यहाँ पर देख सकते हैं जर्मन सरकार ने जो है 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर किए और इस युद्ध की समाप्ति हुई। अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने जनवरी 1918 में शांति के लिए 14 सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत किया। देखिए एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि 14 सूत्री जो कार्यक्रम किसने प्रस्तुत किया था, तो अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने जनवरी 1918 में शांति के लिए 14 सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। वर्साय की संधि, देखिए वर्साय की संधि 1919 में हुई थी, आप लोग याद रखिएगा। वर्साय की संधि में 27 देश भाग ले रहे थे, लेकिन 3 देश ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ही निर्णायक भूमिका निभा रहे थे। अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज और फ्रांस के प्रधानमंत्री जॉर्ज क्लीमेंसु, ये 3 व्यक्ति शांति तय करते। याद रखिएगा अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज और देखिए फ्रांस के प्रधानमंत्री जॉर्ज क्लीमेंसु, ये 3 जो थे ये 3 महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। मुख्य संधि जर्मनी के साथ 28 जून 1919 को हुई। इसे वर्साय की संधि के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा जो वर्साय की संधि हुई थी वह जर्मनी के साथ हुई थी 28 जून 1919 को। पराजित जर्मनी को संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया। संधि में जर्मनी को युद्ध का जिम्मेदार बताया गया। जर्मन की सार क्षेत्र की कोयला खदानों को 15 वर्ष के लिए फ्रांस को दे दिया गया। याद रखिएगा जर्मन की जो सार क्षेत्र की कोयला खदानों जो थी वह 15 वर्ष के लिए फ्रांस को दे दिया गया। राइन नदी की घाटी क्षेत्र को सेना रहित करने का फैसला किया गया। युद्ध के लिए जर्मनी ने 6 अरब 10 करोड़ पाउंड की भारी भरकम हर्जाना चुकाया। 3 शासक वंश नष्ट हो गए, जैसे रूस का रोमानोव शासन, जर्मनी का होहेनजोल्न और ऑस्ट्रिया हंगरी में हेब्सबर्ग के शासक वंश समाप्त हो गए। साथ ही तुर्की में उस्मानिया वंश का शासन समाप्त हो गया। ये भी याद रखिएगा तुर्की में उस्मानिया वंश का शासन समाप्त हो गया। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में। तो द्वितीय विश्व युद्ध देखिए जो चला था 1939 से लेकर 1945 तक चला था। युद्ध को रोकने के लिए राष्ट्रसंघ नामक अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना की गई, परंतु यह असफल रही। याद रखिएगा। और हिटलर चेक राज्यों को हड़पता रहा और ब्रिटेन तथा फ्रांस देखते रहे। और देखिए द्वितीय विश्व युद्ध 2 गुटों में बंट गया, एक जर्मनी और एक देखिए फ्रांस। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1929-30 के काल में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी है। ये भी याद रखिएगा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्ष 1929-30 के काल में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप में नाजीवाद और फांसीवाद का उदय हुआ। अगला हम लोग चैप्टर ही पढ़ेंगे नाजीवाद के बारे में। जर्मनी में हिटलर के नेतृत्व में नाजी सरकार बनी। याद रखिएगा जर्मनी में हिटलर के नेतृत्व में नाजी सरकार बनी। इटली में मुसोलिनी के नेतृत्व में फांसीवाद के सिद्धांत पर सरकार बनी। 1931 ईस्वी में जापान ने चीन पर उसके एक क्षेत्र मंचूरिया पर कब्जा कर लिया। याद रखिएगा जो यहाँ पर देख सकते हो 1931 में जापान ने चीन पर उसके एक क्षेत्र मंचूरिया पर कब्जा कर लिया। 1939 में हिटलर ने पूरे चेकोस्लोवाकिया पर अधिकार कर लिया। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। इसके साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। बाल्टिक देश एस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया पर रूस अपना प्रभाव जमाना चाहता था। देखिए बाल्टिक देश कौन कौन है, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया। आगे बढ़ते हैं। 9 अप्रैल 1940 को जर्मनी ने नॉर्वे और डेनमार्क को हराया। जून 1940 तक बेल्जियम और फ्रांस पर कब्जा जमा लिया। 22 जून 1940 को फ्रांस ने आत्मसमर्पण कर दिया।
दोस्तों यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इटली भी जर्मनी की ओर से युद्ध में शामिल हो गया था। 22 जून 1941 को जर्मनी ने रूस पर आक्रमण कर दिया। याद रखिएगा, 22 जून 1941 को जर्मनी ने रूस पर आक्रमण कर दिया। अगस्त 1942 ईस्वी में जर्मन सेना स्टालिनग्राद के निकट तक पहुंच गई। जापान ने 7 दिसंबर 1941 को हवाई द्वीप स्थित पर्ल हार्बर के अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर जबरदस्त हमला किया। देखिए तभी जो है अमेरिका इस युद्ध में कूद पड़ा था, यही मेन कारण था। तो जापान ने 7 दिसंबर 1941 को हवाई द्वीप स्थित पर्ल हार्बर के अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर जबरदस्त हमला किया। अमेरिका ने 8 दिसंबर 1941 को जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। 6 जून 1944 को जर्मन सेना परास्त हो गई। 7 मई 1945 को जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया। याद रखिएगा, 7 मई 1945 को जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने हिरोशिमा पर परमाणु बम गिरा दिया। और देखिए 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने नागासाकी पर बम गिराया था। तो याद रखिएगा, 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने हिरोशिमा पर गिराया था और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने नागासाकी पर गिराया था। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये जो बम गिरा था इन परमाणु बम का क्या नाम था। जो 6 अगस्त को गिरा था उसका क्या नाम था और जो 9 अगस्त को गिरा था उसका क्या नाम था। परमाणु बम का पहला परीक्षण जुलाई 1945 में किया गया। 5वां चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है नाजीवाद। जर्मनी में गणतंत्र की स्थापना की गई और नेता फ्रेडरिक एबर्ट को चांसलर बनाया गया। याद रखिएगा आप लोग। देखिए दोस्तों, जो एससीईआरटी का बुक है बिहार का, यदि आप लोग पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा इनको पढ़ने में। इसलिए हम क्या कहें, उसी बुक से शॉर्ट नोट्स जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हम उसको शॉर्ट नोट्स के माध्यम से तैयार कर लिए हैं, जिससे पढ़ने में आप लोगों का काफ़ी टाइम बचेगा। इसलिए आप लोग हम नोट्स के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि जर्मनी में गणतंत्र की स्थापना की गई और नेता फ्रेडरिक एबर्ट को चांसलर बनाया गया। 11 नवंबर 1918 ईस्वी को इस नई सरकार ने युद्ध विराम पर हस्ताक्षर कर दिया। इसके बाद संविधान सभा का गठन हुआ तथा इसकी पहली बैठक 5 फरवरी 1919 को वाइमर नामक स्थान पर हुई। इसलिए यह संविधान वाइमर संविधान या वाइमर गणतंत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो याद रखिएगा, जर्मनी में जो है इसके बाद संविधान सभा का गठन हुआ तथा इसकी पहली बैठक 5 फरवरी 1919 को वाइमर नामक स्थान पर हुई। इसलिए यह संविधान वाइमर संविधान या वाइमर गणतंत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह संविधान 10 अगस्त 1919 को लागू हुआ। देखिए जर्मनी की हम लोग बात कर रहे हैं। वाइमर संविधान के अनुसार जर्मनी में संघीय शासन व्यवस्था की स्थापना की गई। याद रखिएगा, वाइमर संविधान के अनुसार जर्मनी में संघीय शासन व्यवस्था की स्थापना की गई तथा राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां प्रदान की गई। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमारे देश में जो राष्ट्रपति को आपातकालीन की शक्तियाँ दी गई वो कहाँ से दी गई हैं, इसके बारे में आप लोग बताइएगा। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्ति का स्रोत वाइमर संविधान को ही माना जाता है। देखिए यहाँ पर आगे भी दिया है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति का स्रोत वाइमर संविधान को ही माना जाता है। याद रखिएगा, एग्जाम में जब पूछा गया प्रश्न, पूछ भी सकता है इसको। 1917 में रूसी क्रांति का प्रभाव जर्मनी पर पड़ा। एडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 ईस्वी को ऑस्ट्रिया के ब्रोना नामक शहर में एक साधारण परिवार में हुआ था। देखिए हम लोग थोड़ा हिटलर के बारे में जान लेते हैं। उसका लालन पालन सही से नहीं हो सका। बचपन में वह चित्रकार बनना चाहता था लेकिन उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई। अंततः उसने सेना में नौकरी कर ली। देखिए एग्जाम पूछ सकता है कि हिटलर जो है बचपन में क्या बनना चाहता था, तो चित्रकार बनना चाहता था। प्रथम विश्व युद्ध जो हम लोग चैप्टर देखिए 4 में पढ़ चुके हैं। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक चला, में वह जर्मनी की तरफ से लड़ा था और युद्ध में अभूतपूर्व वीरता के लिए उसे आयरन क्रॉस प्राप्त होते भी याद रखिएगा। प्रथम विश्व युद्ध में वह जर्मनी की तरफ से लड़ा था और युद्ध में अभूतपूर्व वीरता के लिए उसे आयरन क्रॉस प्राप्त हुआ था। किसको? हिटलर को। युद्ध के बाद वह जर्मन वर्कर्स पार्टी का सदस्य बना। 1920 में इस पार्टी का नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्क्स पार्टी रखा गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद संधि के तहत जर्मन प्रदेश रूर पर फ्रांस का कब्जा हो गया, भी याद रखिएगा। रूर प्रदेश पर किसका कब्जा हो गया? फ्रांस का। जर्मन प्रदेश रूर औद्योगिक रूप से काफ़ी संपन्न था। हिटलर ने अपनी प्रसिद्ध आत्मकथा मीन कैम्प की रचना की। देखिए दोस्तों यह जो इम्पोर्टेंट बहुत पॉइंट है, क्योंकि देखिए टीआरई के एग्जाम में यह पूछा गया प्रश्न है। हिटलर ने अपनी प्रसिद्ध आत्मकथा मीन कैम्प की रचना की।
और देखिए कहाँ पर किया था, तो जेल में ही रहकर किया था, ये भी याद रखिएगा। हिटलर मौके के तलाश में था एवं उसने जनाक्रोश का लाभ उठाकर लुडेनडॉर्फ के साथ मिलकर 1923 ईस्वी में वाइमर गणतंत्र के खिलाफ विद्रोह कर दिया। विद्रोह असफल हुआ एवं हिटलर को बंदी बना लिया गया। 1924 में उसे जेल से रिहा कर दिया गया। उसने स्वास्तिक को प्रतीक के रूप में ग्रहण किया। देखिए याद रखिएगा आप लोग, एग्जाम में कई बार यह चिन्ह के बारे में पूछा गया है। तो हिटलर जो था वह स्वास्तिक को प्रतीक के रूप में ग्रहण किया। 1925 में जर्मनी को राष्ट्रसंघ की सदस्यता मिल गई, ये भी याद रखिएगा। 1924 में जर्मनी के निम्न सदन राइखस्टैग के चुनाव में नाजी पार्टी को 32 स्थान मिले थे। तो देखिए जर्मनी का जो निम्न सदन है उसका नाम है राइखस्टैग, ये भी याद रखिएगा। राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग ने 30 जनवरी 1933 को हिटलर को चांसलर मनोनीत किया। हिटलर ने 1933 में राष्ट्रसंघ को छोड़ दिया। इटली, जर्मनी एवं जापान के बीच का मिंटन विरोधी समझौता 1936 में संपन्न हुआ, जो बाद में धुरी राष्ट्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 1938 के म्यूनिख सम्मेलन में सुडेटरलैंड जर्मनी को दे दिया गया। छठवां चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है वन्य समाज और उपनिवेशवाद। देखिए दोस्तों, यह चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है कि एग्जाम में आप लोगों को यहाँ से 1 या 2 प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। देखिए जितना बढ़िया से यह कंटेंट जो है बिहार SCERT बुक में दिया है, उतना अच्छा देखिए यह NCERT में नहीं दिया है। इसलिए आप लोग इस चैप्टर को ध्यान से देखिएगा और यहाँ से आप लोग को एग्जाम में जरूर 1 आध 2 प्रश्न देखने को मिलेगा। पहला पॉइंट देखिए, लिखा है कि भारत में भील सबसे बड़ी जनजाति है जो मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान एवं त्रिपुरा राज्यों में पाई जाती है। तो देखिए भारत में भील सबसे बड़ी जनजाति है जो मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान एवं त्रिपुरा राज्यों में पाई जाती है। गोंड भारत की दूसरी बड़ी जनजाति है जो अधिकांशतः मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एवं गुजरात में पाई जाती है। देखिए यदि आप लोग राइटिंग पर मत जाइएगा, यदि आप लोग कहेंगे तो मैं इस PDF को जो है टाइप कराकर आप लोगों को टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दूंगा। क्योंकि देखिए जैसे मान लीजिए क्लास 9th का हिस्ट्री का बुक है, तो इस सभी बुक से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यानी जो नोट्स बना गया है, देखिए 4-5 घंटे में ही बना है। इससे थोड़ा आप लोग राइटिंग पर मत जाइएगा। संथाल भारत में तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है जो बिहार, झारखंड, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। इन्हीं प्रदेशों में उराव, मीना, मुंडा, खोंड आदि जनजाति भी है। तो हम लोग क्या पढ़े हैं, देखिए भारत में भील सबसे बड़ी जनजाति है, और फिर देखिए गोंड भारत की दूसरी बड़ी जनजाति है, और संथाल भारत में तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। तो 3 पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। बिहार के सिंहभूम में यहाँ पर देखिए लिखा है कि मानिकी व मुंडा, पड़ालिया और संथाल परगना में मांझी व परगनैत पड़ालिया आज भी प्रचलित है, जिनका संचालन मुखियाओं द्वारा किया जाता है। देखिए कुछ जो है पुरानी प्रणाली के बारे में बताया गया है कि बिहार के सिंहभूम में मानिकी व मुंडा प्रणाली और संथाल परगना में मांझी व परगनैत प्रणाली आज भी प्रचलित है। अब देखिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये देखिए दोनों लाइन है। यदि आप लोग BPSC TRE का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखेंगे, देखिए यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, इसलिए देखिए इंपॉर्टेंट किया गया है। 1864 ईस्वी में वन सेवा की स्थापना, याद रखिएगा 1864 ईस्वी में वन सेवा की स्थापना हुई। और देखिए 1865 ईस्वी में भारतीय वन अधिनियम आया। देखिए एग्जाम में पूछा गया था कि भारतीय वन अधिनियम कब आया था, तो 1865 ईस्वी में आया था। अब देखिए अब हम लोग प्रमुख विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे। देखिए एग्जाम में जो है यहाँ से प्रश्न देखने को मिला है, और आप लोग देखिएगा कि कौन सा विद्रोह कब हुआ था। यानी देखिए एग्जाम में अभी TRE में पूछा गया था कि इनमें से कौन सा विद्रोह सबसे पहले हुआ था। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, इसके समय को याद रखिएगा। पहाड़िया विद्रोह हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। यह जाति युद्ध प्रिय थी, इनका निवास स्थान भागलपुर के राजमहल पहाड़ियों के क्षेत्र में था। याद रखिएगा पहाड़िया जो विद्रोह है, यह जाति युद्ध प्रिय थी, इनका निवास स्थान जो है भागलपुर के राजमहल पहाड़ियों के क्षेत्र में था। इस विद्रोह का नेता तिलका मांझी था। याद रखिएगा जो तिलका मांझी का जो संबंध है वह पहाड़िया विद्रोह से है। यह भारत का पहला संथाली था जिसने न सिर्फ अपने जमींदार का विरोध किया बल्कि अंग्रेजों पर भी हिंसात्मक कार्रवाई की। तिलका मांझी का जन्म 1750 ईस्वी में भागलपुर प्रमंडल स्थित सुल्तानगंज के पास तिलकपुर गांव में हुआ था। भागलपुर के प्रथम तत्कालीन कलेक्टर अगस्टस
क्लीवलैंड पर उसने शस्त्र प्रहार किया। पहली बार कलेक्टर पर शस्त्र चलाने वाला वह पहला संथाल था जिसने तीर एवं धनुष से 1784 ईस्वी में उसे जख्मी किया, जिससे बाद में क्लीवलैंड की मृत्यु हो गई। तो देख सकते हैं आप लोग, जो तिलका मांझी है इन्होंने जो है कलेक्टर पर जो है शस्त्र का वार किया, जिससे उनकी मृत्यु हुई कलेक्टर की। तो देख सकते हैं यह पहला जो शख्स है जिसने किसी मतलब अंग्रेजी शासन में किसी कलेक्टर को यह मारा था। आगे बढ़ते हैं। 1785 में भागलपुर के बीच चौराहे पर बरगद के पेड़ से लटका कर उसे फांसी दे दी गई, ये भी याद रखिएगा। तिलका मांझी अपने क्षेत्र में शहीद हो गया। उसका विद्रोह असफल रहा, लेकिन संथाल विद्रोह का मार्गदर्शन अवश्य किया। तो पूछ सकता है कि कौन सा विद्रोह है जिसने संथाल विद्रोह का मार्गदर्शन किया था? तो कौन सा विद्रोह है? पहाड़िया विद्रोह है। और कौन है इसके नेता? तो तिलका मांझी है। तो देखिए पहला हम लोग पढ़ चुके हैं। अब दूसरा पढ़ेंगे हम लोग तमार विद्रोह के बारे में। 1789 ईस्वी में छोटा नागपुर के उरांव जनजात ने जमींदारों के शोषण के खिलाफ आंदोलन किया। उरांव जनजात के लोगों ने जमींदारों के शोषण के खिलाफ आंदोलन किया। इसका विरोध मुंडा और संथाल के साथ मिलकर प्रदर्शित हुआ, याद रखिएगा। अगला देखते हैं चेरो विद्रोह। बिहार में पलामू क्षेत्र में रहने वाले चेरो जनजात ने अपने राजा के खिलाफ विद्रोह किया। उस समय चूड़ामन राय उनका शासक था। अंग्रेजों की शोषण करने के खिलाफ भूषण सिंह के नेतृत्व में चेरो जनजात के लोगों ने सन 1800 ईस्वी में खुला विद्रोह किया। कर्नल जोन्स के नेतृत्व में सेना ने इस विद्रोह को दबा दिया और 1802 में भूषण सिंह को फांसी दे दी गई, याद रखिएगा। तो पूछ सकता है कि भूषण सिंह का संबंध किस विद्रोह से है? तो चेरो विद्रोह से आप लोग याद रखिएगा। अगला देखते हैं चुआर विद्रोह। यह जनजाति बंगाल प्रांत के मिदनापुर, बांकुड़ा, मानभूम आदि क्षेत्रों में पाई जाती थी। लगान के खिलाफ असंतोष के कारण मिदनापुर स्थित करणगढ़ की रानी शिरोमणि के नेतृत्व में चुआरों ने विद्रोह का झंडा खड़ा किया। 6 अप्रैल 1793 को रानी शिरोमणि को गिरफ्तार कर कलकत्ता जेल भेज दिया। आगे चलकर ये विद्रोह भूमिज जात के लोगों के साथ गंगा नारायण द्वारा किए गए विद्रोह में शामिल हो गया। तो यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भूमिज जात के लोगों के साथ गंगा नारायण द्वारा जो है किए गए विद्रोह में यह शामिल हो गया। भूमिज जात के द्वारा एक विद्रोह है। आगे देखते हैं हो विद्रोह। 1820 से 21 में छोटा नागपुर के ही सिंहभूम जिले में बहुत बड़ा विद्रोह हुआ। यहाँ का राजा जगन्नाथ सिंह था जिसने अंग्रेजों का संरक्षण स्वीकार कर लिया था। हो जात के लोगों ने अंग्रेजों की सहायता से राजा की बढ़ती हुई शक्ति एवं शोषण का विरोध किया। अंग्रेजों ने इसे दबा दिया। आगे चलकर इन लोगों ने मुंडा विद्रोह में स्वयं को शामिल कर लिया। तो पूछेगा कि कौन से समुदाय के जो लोग थे जो स्वयं को आगे चलकर मुंडा विद्रोह में शामिल हो गए? तो हो जनजात के लोग थे जो हो विद्रोह के ये थे। अगला है कोल विद्रोह। इसका शुरुआत छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा, उरांव एवं अन्य जनजातियों के द्वारा सन 1831 ईस्वी में हुआ। कोलों ने जमींदार के रूप में मानकी या महतों का विरोध किया। धर्म से संबंधित पाहन एक पद था। साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी कायम की गई इसके लिए। तो पूछ लेगा कि पाहन क्या है? तो देखिए इसका संबंध धर्म से था। अगला देखते हैं भूमिज विद्रोह। 1832 ईस्वी में वीरभूम के जमींदार के पुत्र गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह की शुरुआत हुई। यह गंगा नारायण हंगामा के नाम से इतिहास में जाना जाता है। उपरोक्त सारी जनजातियां 1857 की क्रांति में थी। जितने भी ऊपर हम लोग पढ़े सभी जनजातियां 1857 की क्रांति में संलिप्त थे। जब विद्रोह 1857 की शुरू हुआ तब ये चाईबासा के बटालियन की सेना में शामिल थे। इन्होंने रांची और डोरंडा के खजानों को लूटा तथा जेल के फाटक को खोल दिया। ये भी याद रखिएगा, पूछ सकता है एग्जाम में। अगला देखते हैं संथाल विद्रोह। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई विभिन्न प्रकार के एग्जामों में प्रश्न पूछा गया यहाँ से बना संथाल विद्रोह से। भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र जो दामन एक कोह के नाम से जाना जाता था, याद रखिएगा एग्जाम में भी पूछ सकता है कि दामन एक कोह के नाम से किस क्षेत्र को जाना जाता था? तो भागलपुर से लेकर राजमहल के बीच के क्षेत्र को। संथाल बहुल क्षेत्र था यह। संथालों को उत्प्रेरित करने का कार्य भगनीडीह गांव के चूलू संथाल के 4 पुत्र सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव ने किया। याद रखिएगा सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव का संबंध संथाल विद्रोह से है।
30 जून 1855 को भगनाडीह गांव में संथालों की एक सभा आयोजित की गई। सिद्धू और कान्हू ने स्वतंत्रता की घोषणा की। देखिए सिद्धू कान्हू का इसमें अहम रोल था। यह कहा गया कि अब हमारे ऊपर कोई सरकार नहीं है, हाकिम नहीं है, संथाल राज स्थापित हो गया है। संथालों का सबसे बड़ा असंतोष भागलपुर से लेकर वर्धमान तक रेल परियोजना थी। भागलपुर और राजमहल के बीच रेल सेना भंग कर दी गई। 1855 में अधिनियम 37 पारित किया गया, जिसके अनुसार संथाल परगना जिला बनाकर उसे बहिर्गत क्षेत्र घोषित किया गया। अगला देखते हैं मुंडा विद्रोह। देखिए अभी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। 1899 से 1900 में छोटा नागपुर में मुंडा आदिवासियों ने उपनिवेशवाद का विरोध किया। इस विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया, याद रखिएगा। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1874 को पलामू जिले के तमाड़ के निकट उलिहातू नामक गांव में हुआ था। 1895 ईस्वी में उसने अपने आप को ईश्वर का दूत घोषित किया। 25 दिसंबर 1899 को ईसाई मिशनरियों पर आक्रमण किया। 8 जनवरी 1900 को ब्रिटिश सरकार द्वारा इस विद्रोह को बुरी तरह कुचल दिया गया। तो देख सकते हैं आप लोग, बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी के लिए सरकार की तरफ से 500 रुपये की घोषणा की गई। 3 मार्च 1900 को बिरसा गिरफ्तार कर लिया गया और रांची में जून में हैजा से उसकी मृत्यु हो गई। देखिए इस नोट्स से एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए। कंध विद्रोह। उड़ीसा राज्य का कंध विद्रोह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कंध आदिवासी विशाल पहाड़ी क्षेत्र में रहते थे, जो तत्कालीन मद्रास प्रांत तथा बंगाल तक फैला था। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों से बार बार ना तो वीडियो को लाइक करने को कहता हूँ, ना चैनल को सब्सक्राइब करने को कहता हूँ, लेकिन यदि आप लोगों को अच्छा लगा तो कर लीजिएगा। अभी यही आप लोग पेड क्लास में जाकर पढ़ेंगे कहीं, देखिए इसी को पढ़ाने में कई दिन लगा देंगे आप लोगों को, और यहाँ पर आप लोगों को 10-15 मिनट की वीडियो के माध्यम से एक एक चैप्टर कवर करा दिया जा रहा है, जिससे आप लोगों की समय की बचत हो रही है। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि और लोग भी हम लोगों से जुड़ सकें। आगे बढ़ते हैं। देखिए हम लोग कंध विद्रोह के बारे में पढ़ रहे हैं। तो उड़ीसा राज्य का कंध विद्रोह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कंध आदिवासी विशाल पहाड़ी क्षेत्र में रहते थे, जो तत्कालीन मद्रास प्रांत तथा बंगाल तक फैला था। इन जाति में विपत्तियों एवं आपदाओं से मुक्ति प्राप्त करने के लिए मरिया प्रथा यानी मानव बलि प्रथा का प्रचलन था। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है कि किस मतलब जनजाति के लोग जो है मरिया प्रथा, जो मानव बलि प्रथा में शामिल थे, यानी उसका प्रचलन करते थे। तो कंध विद्रोह के लोग 1837 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने इसे रोकने का प्रयास किया। उस समय चक्र बिसोई नामक नेता ने इसका विरोध किया। भूइयाँ एवं जुवांग आदिवासी उड़ीसा के थे। याद रखिएगा, भूइयाँ एवं जुवांग आदिवासी उड़ीसा के थे। 1879-80 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के आदिवासियों ने अत्यधिक लगान वसूली के खिलाफ तथा वेट्टी प्रथा, जो बलात् मजदूर प्रथा के खिलाफ विद्रोह किया। 1952 में सरकार ने नई वन नीति बनाई। देखिए अभी एग्जाम में पूछा गया है कि सरकार ने कब नई नीति बनाई थी वन की। देखिए 1952 में सरकार ने नई वन नीति बनाई। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना। याद रखिएगा ये सब। 9 नवंबर सन 2000 को यूपी से अलग होकर उत्तराखंड बना। 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से अलग होकर झारखंड बना। तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा। चारों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। एक बार रिवाइज कर लीजिए। 1952 में सरकार ने नई वन नीति बनाई। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना। 9 नवंबर 2000 को यूपी से अलग होकर उत्तराखंड बना, और 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर झारखंड बना। हम लोग 7वां चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है शांति के प्रयास। देखिए पहला पॉइंट लिखा है कि 1919 ईस्वी में युद्ध की समाप्ति के उपरांत पेरिस में हुए शांति सम्मेलन में राष्ट्र संघ की स्थापना की नींव पड़ी थी। याद रखिएगा आप लोग, 1919 ईस्वी में युद्ध की समाप्ति के उपरांत पेरिस में हुए शांति सम्मेलन में राष्ट्र संघ की स्थापना की नींव पड़ी। और देखिए इसका मुख्य श्रेय अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति वुडरो विल्सन को जाता है। याद रखिएगा, यानी उस टाइम जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, इसका श्रेय जो है उन्हीं को जाता है, वुडरो विल्सन को, जिन्होंने अपने 14 सूत्री प्रस्तावों पर बल दिया। 10 जून 1920 ईस्वी को राष्ट्रसंघ यानी कि लीग ऑफ नेशंस अस्तित्व में आया। याद रखिएगा, एग्जाम में ऐसा पूछा गया है। और देखिए राष्ट्रसंघ मतलब अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए यह बनाया गया था, लीग ऑफ नेशंस। तो 10 जून 1920 को राष्ट्रसंघ अस्तित्व में आया।
प्रारंभ में 31 देश थे। देखिए जब इसका स्थापना किया गया था तो उस टाइम प्रारंभ में कुल 31 देश थे। और देखिए राष्ट्र संघ के अंग, देखिए व्यवस्थापिका परिषद सचिवालय राष्ट्र संघ के जो है अंग है। और देखिए आगे लिखा है कि अमेरिका इसके संस्थापक सदस्यों में था, परंतु इसने इसकी सदस्यता स्वीकार नहीं की। इस प्रकार प्रारंभ में 4 अस्थायी सदस्य ही रहे, जिसका बाद में विस्तार हुआ था। तो प्रारंभ में जो है 4 अस्थायी सदस्य रहे थे, याद रखिएगा आप लोग। इस परिषद में इंग्लैंड, फ्रांस, जापान तथा इटली इसके संस्थापक एवं अस्थायी सदस्य। तो 4 कौन लोग थे? देखिए इंग्लैंड, फ्रांस, जापान, इटली इसके संस्थापक एवं अस्थायी सदस्य थे। बाद में जर्मनी तथा रूस को भी इसमें अस्थायी सदस्यता मिल गई। तो बाद में जर्मनी और रूस को अस्थायी सदस्यता मिल गई। और देखिए कुल अस्थायी सदस्य 9 थे, अभी याद रखिएगा। अस्थायी सदस्य जो थे वह 9 थे। राष्ट्रसंघ का कार्यालय जिनेवा में था, याद रखिएगा। राष्ट्रसंघ का कार्यालय जिनेवा में था। इसके अंतर्गत 12 विभाग थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हालैंड, जो आधुनिक नीदरलैंड है, के एक शहर हेग में स्थापित किया गया था। आज भी है वहीं पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है नीदरलैंड के द हेग में, याद रखिएगा। और देखिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है, यानी कि ILO। तो इसका जो मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में है। 1995 ईस्वी में यूनान और बुल्गारिया के मध्य युद्ध को रोका गया। और 1925 के लोकार्नो की संधि के माध्यम से जर्मनी को राष्ट्र संघ में शामिल किया गया, ये भी याद रखिएगा। तो 1925 के लोकार्नो की संधि के माध्यम से जर्मनी को राष्ट्र संघ में शामिल किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना इसी का परिणाम था। तो देखिए इसलिए इसका स्थापना किया गया था ताकि भविष्य में जो है भयंकर जो भी युद्ध हैं या किसी भी प्रकार के युद्ध को रोका जा सके। और यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है, हम लोग इसको देख लेते हैं। जेम्स पैलेस की घोषणा 12 जून 1941, अटलांटिक चार्टर 14 अगस्त 1941, संयुक्त राष्ट्र घोषणा 1 जनवरी 1942, मास्को घोषणा अक्टूबर 1943, तेहरान घोषणा 1 दिसंबर, यहाँ पर देखिए दिसंबर 1943, याटा सम्मेलन फरवरी 1944, कहाँ पर? USSR में हुआ था, यानी सोवियत संघ रूस में। इसको याद रखेगा, याटा सम्मेलन को फरवरी 1944 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। 1944 ईस्वी में USA के वाशिंगटन DC में स्थित डाबस्टन ओक्स नामक स्थान पर हुई बैठक में ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई। 25 अप्रैल 1945 में शुरू हुए सम्मेलन में इसके नए चार्टर को स्वीकार किया गया। 26 जून 1945 को भारत सहित 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किया। रखिएगा, भारत सहित कुल 50 जो हैं राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए थे। देखिए एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, याद रखिएगा। इसका नामकरण अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा किया गया था, यह भी याद रखिएगा आप लोग। तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। इसका नामकरण अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो प्रतीक चिन्ह में देखिए जिसमें जैतून की डालियों के बीच विश्व का मानचित्र है, देखिए एग्जाम में भी पूछा गया है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो प्रतीक चिन्ह है उसमें जैतून की डालियों के बीच विश्व का मानचित्र है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, जैतून की डाली है। संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठन के विधान को चार्टर कहते हैं। इसमें 111 धारा है। देखिए दोस्तों, यह TRE के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठन में के विद्यमान यहाँ पर देखिए विधान को चार्टर कहते हैं और इसमें कुल 111 धाराएं हैं जिनके अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ का संचालन होता है। और देखिए यूएनओ में वर्तमान में 193 देश हैं और देखिए जो 193वां देश है वह साउथ सूडान है, भी आप लोग याद रखिएगा। तो दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप लोग बाकी कई चैनल पर जाएंगे इसका पढ़ेंगे तो देखिए अभी आप लोगों को 1-2 घंटे में आप लोग को पढ़ाएंगे और यहाँ पर आप लोगों को कम समय में कंप्लीट करा दिया जा रहा है। इसलिए यदि आप लोग को टाइम बचाना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और एग्जाम में आप लोग को यहीं से प्रश्न देखने को मिलेगा। यूएनओ के 5 अस्थायी सदस्य जैसे देखिए अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन। यह देखिए वर्तमान में 5 अस्थायी सदस्य यूएनओ में, अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन। और देखिए इसमें 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, यह भी याद रखिएगा। तो यूएनओ में 5 अस्थायी होते हैं और साथ में 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। प्रशांत महासागर में स्थित माइक्रोनेशिया के 4 द्वीप समूह इसी संगठन के निर्देश पर यूएसए के शासन में हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग यानी नीदरलैंड में है।
यूएनओ के प्रथम महासचिव ट्रिगवेली थे, याद रखिएगा, यूएनओ के प्रथम महासचिव ट्रिगवेली थे। और देखिए यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए टीआरई एग्जाम पूछा गया और देखिए पूछ भी सकता है। यूएनओ में कुल 6 भाषाएं मान्यता प्राप्त है, अंग्रेजी है, चीनी है, रूसी है, फ्रेंच है, अरबी है, स्पेनिश, याद रखिएगा। कुल 6 भाषाएं जो है वर्तमान में यूएनओ में जो है मान्यता प्राप्त हैं, अंग्रेजी है, चीनी है, रूसी है, फ्रेंच है, अरबी है, स्पेनिश है। चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है कृषि और खेतिहर समाज। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। एग्रीकल्चर यानी कि कृषि लैटिन भाषा के 2 शब्दों एग्रोस तथा कल्चर से बना है, याद रखिएगा। एग्रोस का अर्थ है भूमि और कल्चर का अर्थ है जुताई। इस प्रकार कृषि यानी कि एग्रीकल्चर का अर्थ भूमि की जुताई से है। देखिए लिखा है कि एग्रीकल्चर यानी कि कृषि लैटिन भाषा के 2 शब्दों एग्रोस तथा कल्चर से बना है। एग्रोस का अर्थ है भूमि और कल्चर का अर्थ है जुताई। इस प्रकार कृषि यानी कि एग्रीकल्चर का अर्थ भूमि की जुताई से है। अगला पॉइंट देखते हैं। लोथल के लोग 1800 ईसा पूर्व में ही चावल उगाते थे, याद रखिएगा। तो लोथल के लोग 1800 ईसा पूर्व में ही चावल उगाते थे। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को है। कपास का उत्पादन सबसे पहले सिंधु क्षेत्र में ही हुआ, इसलिए यूनान के लोग इसे सिंडल कहने लगे, याद रखिएगा। कपास को क्या कहने लगे यूनान के लोग? सिंडन कहने लगे, जो सिंधु शब्द से उद्भूत हुआ है। आगे देखते हैं। भारत में विश्व की 11% भूमि कृषि योग्य है। देखिए इसको याद रखिएगा, सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत में विश्व की 11% भूमि कृषि योग्य है। भारत की कुल भूमि का 51% भाग कृषि योग्य है। कृषि भारत के कुल जीडीपी में 35% योगदान करता है। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है जिसकी 80% आबादी कृषि पर ही निर्भर है। इस राज्य की लगभग 70% भूमि कृषि योग्य है। इनमें से 60% शुद्ध बोए गए क्षेत्र हैं, याद रखिएगा। चावल बिहार की सर्वप्रमुख फसल है, तो बिहार की जो है सर्वप्रमुख फसल जो है वह चावल है। गेहूं बिहार का दूसरा प्रमुख खाद्यान्न है। मकई या मक्का बिहार के खाद्यान्नों में चावल और गेहूं के बाद तीसरे स्थान पर है। तो पहले नंबर पर क्या है? चावल है, दूसरे नंबर पर गेहूं है, तीसरे नंबर पर मकई या मक्का है। बिहार के हाजीपुर एवं नौगछिया केला के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। तो बिहार के हाजीपुर एवं नौगछिया जो है यह केला के लिए प्रसिद्ध है। शाही लीची बिहार के मुजफ्फरपुर में प्रसिद्ध है, एग्जाम में पूछा गया है। बिहार में पूर्णिया, सहरसा, पश्चिमी चंपारण गन्ने के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए इस चैप्टर से यही इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते थे जो हम लोग जो है पढ़ चुके हैं। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।